चर्चा करें कि प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक तरक्की का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है। डीके जोशी साहब, पहला सवाल आपसे कि दरअसल यहाँ पे जो लक्ष्य की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो ऐलान किए गए एक आदर्श रिफॉर्म की तरफ हम लोग उसको जानते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें राजनीतिक जोखिम ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई, वो थोड़ी देर तक आगे चली फिर रुक गई। दूसरा, सरकारी कंपनियों में रिफॉर्म की बात की गई, वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। एफडीआई रिफॉर्म एक सीमित सेक्टर तक ही रहा। तो जिन जिन से रिफॉर्म में राजनीतिक जोखिम है उसको लगता है कि सरकार अब कर पाएगी जब इतने दृढ़ता के साथ प्रधानमंत्री इस नेक्स्ट लेवल के आर्थिक तरक्की का टारगेट दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि रिफॉर्म एक बटन नहीं है स्विच ऑन ऑफ हुआ इसमें, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको ग्रेजुअली प्रोसीड करना पड़ता है और जो फीजिबल होता है, जहां पे बोल्ड कदम लेने की जरूरत थी उन्होंने लिए। मुझे लगता है कि एफडीआई में हमने काफी रिफॉर्म किए हैं। अब थोड़ा सा अगर एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है और ये जो एफटीएस लागू होते हैं, हमारा एफडीआई भी हमारे देश में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये रिफॉर्म को एज ए प्रोसेस मान के चलिए, और ये कुछ सेगमेंट्स में फास्ट होगा, कुछ में उतना तेजी से नहीं होगा। एफडीआई में इन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए हैं और अब तो इंश्योरेंस में भी 100% इन्होंने लागू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस समय फोकस करने की ज्यादा आवश्यकता है, वो है एसेट मोनेटाइजेशन, क्योंकि आपको रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज सरकार के पास सीमित होते हैं और इसलिए स्टेट्स को भी अपनी अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट इंप्रूव करें, क्योंकि ये सेंट्रल रेगुलेशंस ऑल परवेसिव नहीं होते हैं। स्टेट, कई सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में, और स्टेट्स को मिलकर ही एक देश बनता है। तो वो ये सब चीज करने की आवश्यकता मेरे को लगता है इस समय सबसे ज्यादा है। और जहां तक सरकार की तरफ से रिफॉर्म्स का सवाल है, मुझे लगता है कि काफी स्पीड में एक कंटिन्यूटी हमने देखी है। कभी वो तेज होते हैं, कभी थोड़ा धीमे हो जाते हैं, पर कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में, दिशा में अवश्य जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कई बार, कभी रिफॉर्म तेज होगा, कभी धीमा होगा, और जहाँ पे राजनीतिक जोखिम ज़्यादा होगा जाहिर तौर पे समय के हिसाब से सरकार उसमें अपना मोल तोल करके कदम उठा दी। रजनी सिन्हा मैम, एक चीज़ और, जो बैंकिंग रिफॉर्म की बात मैंने खासतौर से पब्लिक सेक्टर बैंक के रिफॉर्म की बात हुई, इससे पहले एसेट मोनेटाइजेशन डीके जोशी सर ने कहा है, डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई, लेकिन डाइवेस्टमेंट पे भी सरकार बिल्कुल ठंडी पड़ गई। अब समय आ गया है इस पर आगे बढ़ने का। हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो डाइवेस्टमेंट पे इस बार सरकार ने जो टारगेट रखा है बजट पे, वो नंबर काफी हाई है। तो सरकार भी उस पे अपना फोकस बढ़ा रही है डाइवेस्टमेंट में। बट जैसा कि डीके जोशी जी ने भी कहा, एक डेमोक्रेसी में अगर आपका इंटेंट है गवर्नमेंट का, तो भी काफी सारा चैलेंजेस रहता है और उनको, सरकार को वो मैनूवर करते हुए इंश्योर करना है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रहे। तो इंटेंट तो है, काफी सारा रिफॉर्म्स हुआ है। अगर हम डाइवेस्टमेंट की बात करें तो उसका भी टारगेट इस साल का गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, लेकिन वो अचीव कर पाएगी कि नहीं, हाँ, वो एक क्वेश्चन मार्क है। पर इस बार हमें लगता है कि इस साल गवर्नमेंट अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट भी अचीव कर पाएगी। ओवरऑल अगर आप देखें, या मे बी थोड़ा कम हो, बट ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन है कि डाइवेस्टमेंट में भी इस बार बढ़ोतरी होगा उस नंबर में। ओवरऑल अगर आप देखें तो अगर मैं सरकार का फाइनेंसेस देखूं, तो उसमें भी फिस्कल डेफिसिट सरकार धीरे-धीरे घटा रही है। और इनफैक्ट फिस्कल डेफिसिट को जब घटा रही है तो साथ-साथ ये भी जरूरत है कि ग्रोथ पे फोकस बना रहे, क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बहुत टर्ब्यूलेंट है। तो अगर हम सारा फोकस गवर्नमेंट फाइनेंसेस पे रखें और ग्रोथ से फोकस थोड़ा भी अगर मूव करें, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर आप देखिए तो इस बार जो फिस्कल डेफिसिट का रिडक्शन है वो भी कम रखा है गवर्नमेंट ने बजट, क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि ग्रोथ पे भी फोकस करें इस टर्ब्यूलेंट टाइम में। कुछ जरूरत हो फिस्कल सपोर्ट का तो वो हम दें, जैसा कि हमने देखा अभी एक्साइज ड्यूटी कट हुआ ऑयल पे, क्योंकि उसकी जरूरत थी। सरकार नहीं चाह रही थी कि रिटेल प्राइसेस को उतना बढ़ाया जाए पेट्रोल डीजल का। तो मैं कहूंगी कि बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें सरकार को अपना गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ग्रोथ, रिफॉर्म्स
सब कुछ लेके चलना है और साथ-साथ ये समझते हुए कि एक डेमोक्रेसी है, सो थोड़ी चैलेंजेस तो रहेगी और बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, दरअसल इस पूरे में पॉलिटिकल जोखिम कितना है, राजनीतिक जोखिम कितना, ये सवाल लेकर अनिल सर आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल सुनील सोनम साहब, जो रिफॉर्म की बात है मैंने भी डीके जोशी सर से पूछा और मैम से पूछा, आपके हिसाब से इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि लाइसेंस राज की तरह, जो मैंने 1991 का जिक्र किया कि गवर्नमेंट का पूरा इंडस्ट्री से हटना होगा और पूरी थिंग को आप प्राइवेट सेक्टर की, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, असेट मोनेटाइजेशन की बात की जोशी साहब ने, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा तरीका है असेट मोनेटाइजेशन का, क्योंकि वो रियल एस्टेट जो पड़ा हुआ है उसको, बट कंपनी चलाना प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सोच में बदलाव आने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की एफिशिएंसीज, पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसीज, गारंटीड सैलरी, पेंशन, ये सब देने के कारण उतना एफिशिएंसी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कंपेयर करके देखिए, प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इंडस्ट्री से हटना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जितना दे सके उसको देना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरीका है जहाँ पे ये शुरू हो सकता है, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनियां खाली लैंड को देकर, अपना इक्विटी देकर, उस जो नया कारखाना है उसका मैनेजमेंट पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहिए, खाली इनका ओनरशिप थ्रू लैंड ओनरशिप आएगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइवेट मैक्सिमम, गवर्नमेंट मिनिमम प्राइवेट मैक्सिमम होना चाहिए। अनिल पद्मनाभन साहब, कई तरह के सुझाव निकल कर सामने आए, कई तरह के रिफॉर्म एजेंडा सरकार ने पहले घोषित कर दिया है। अब इतने बड़े रोड मैप के साथ या फिर टारगेट देने के बाद सरकार इस पर कितना आगे बढ़ पाएगी? राजनीतिक जोखिम कहाँ आपको दिख रहा है? लक्ष्मण जी, एक मतलब प्रधानमंत्री का जो 15 अगस्त का जो स्पीच देखेंगे, मेरे हिसाब से ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा कि रिफॉर्म्स ऑफ कन्विक्शन होगा। मतलब जो पहले जो था ना, रिफॉर्म्स ऑफ स्टेल्थ होता था, मतलब छुप छुप के आप करते थे ताकि राजनीतिक जोखिम न उठाए। तो ये पहला प्रधानमंत्री है देश के इतिहास में जो कि देश को कह रहा है रिफॉर्म्स ऑफ कन्विक्शन। तो सरकार की तरफ से पूरा नैरेटिव मतलब वो जोड़ के रखा है। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं ये आपको सजेशन देना चाहता हूं कि हम ना नेशनल नैरेटिव को ज्यादा ध्यान देते हैं, जो दिल्ली में होता है, संसद में होता है, जो इन्हें नेशनल नैरेटिव जो दिल्ली में बनता है। आप स्टेट लेवल पे जाके देखिए, महाराष्ट्र देखिए जहां से डीके जी हैं, और आप आंध्र प्रदेश देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मतलब हमारे पड़ोसी स्टेट है। आप इन स्टेटों में देखिए, ये नेशनल नैरेटिव का इंतजार नहीं कर रहे, ये आगे काफी आगे बढ़ चुके हैं और इनकी जो आर्थिक स्थिति है खूब बदला है। आप उत्तर प्रदेश में जितना बदलाव आया है, मैं खुद ही हैरान हूं। मतलब एक सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे बदलाव है, लेकिन आर्थिक लेवल पे जो बदलाव आया है, मतलब कानपुर में आप एक डिफेंस सेटअप कर रहे हो, जो अभी जो निवेश के जो नए जो अनाउंसमेंट आए हैं, आप इन सबको देखिए। और जो टैक्स रिटर्न जो है हमारे नोएडा से यूपी में, आई थिंक तीसरा या चौथा स्थान है देश में, वो ज्यादातर नोएडा के कारण ही है। लेकिन जो भी हो, मतलब एक तरीके से देश का जो आर्थिक मैप है वो बदल गया है। तो हमने ना ये नेशनल नैरेटिव पे फोकस रख के जो स्टेट लेवल पे रिफॉर्म्स हो रहा है उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। वहां पे काफी बदलाव है, क्योंकि उनको पता है और बिल्कुल दरअसल ये सारे बदलाव नहीं होंगी। हाँ, और ये सारे बदलाव केंद्र सरकार के बदलाव के मोहताज भी नहीं थे। ऐसा नहीं किसी स्टेट स्पेसिफिक कोई बदलाव किए गए, वो जो पहले से मौजूद एनवायरनमेंट है, कानून है, उसी के तहत स्टेट ने अपने अपने हिसाब से कदम उठा के बदलाव किए। और इसलिए सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्यों के भी से बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बड़ी दिलचस्प चर्चा आप लोगों के बीच हुई, लेकिन समय समाप्त हो रहा है, इसलिए शो को यहीं समेटना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।